आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, जिन्होंने ऑनलाइन बैटिंग के अवैध कारोबार से जुड़े प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने को लेकर पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है, सोशल मीडिया पर जानकारी दी है और ये लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें पत्र लिखकर ऑनलाइन बैटिंग के अवैध कारोबार से जुड़े प्लेटफॉर्म वेब, एमपीके, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूआरएल इत्यादि पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है। विगत समय में ऑनलाइन बैटिंग, गेमिंग के माध्यम से अवैध जुआ और सट्टा कारोबार का देशव्यापी विस्तार हुआ है और उसके संचालक स्वामी विदेशों से उक्त अवैध कारोबार का संचालन करते आ रहे हैं और उसी के चलते छत्तीसगढ़ ही न सिर्फ बल्कि पूरे देश को नुकसान हो रहा है। इस बात का जिक्र पत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से प्रधानमंत्री के नाम ये पत्र लिखा है एक बार फिर से, जिसमें अवैध सट्टे और अवैध गेमिंग ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग, कुछ ऐप्स का जिक्र भी उनकी तरफ से इस पत्र में किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए पत्र की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुद ही इस बारे में जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिख रहा हूं, जिसमें इस बात का जिक्र विस्तार से किया गया है कि कैसे विदेशों में बैठे कुछ लोग इस तरह के ऐप्स का संचालन करते हैं, न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश को भी नुकसान पहुंचाने का काम करें। इसलिए पूर्णतः प्रतिबंध लगना चाहिए, ये मांग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से उठाई गई है। औपचारिक तौर पर पत्र भी लिखा है प्रधानमंत्री के नाम, तमाम बातों का जिक्र इसमें, खासतौर पर उस समय में जब तक छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे ऑनलाइन बैटिंग और गेमिंग के तमाम मामले सामने आए हैं और उन पर प्रतिबंध लगाने की प्रदेश सरकार की कोशिशें भी कई सारी देखी गई हैं। कानूनी कार्रवाई भी बहुत लंबे अरसे से चली जा रही है, लेकिन इसके बावजूद अंकुश पूरी तरह से नहीं लग पा रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से ये ट्वीट, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रतिबंध लगाए जाने की मांग एक बार फिर से ट्वीट के जरिए, पत्र के जरिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उठाई है, जिससे पूर्णतः प्रतिबंध इस प्रकार की अवैध गतिविधियों पर लग सके। इंतजार जवाब का भी प्रधानमंत्री की तरफ से, पीएमओ की तरफ से क्या कुछ जवाब आता है, ये देखने वाली बात है। सट्टा बाजार का भी जिक्र है इसमें और उन लोगों का भी जिक्र जो कि देश के बाहर से इसका संचालन करते हैं। जैसे कि ममता हमारे साथ जुड़ रही हैं। ममता, क्या कुछ मेंशन्ड है इस पत्र में, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी लिखी है और इसमें लिखा है कि ऑनलाइन जो बैटिंग ऐप है और सट्टा जो है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। और महादेव सट्टा ऐप को अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश में लगातार जो सियासत है वो गरमाई हुई थी और इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। उसके बाद में केंद्र सरकार से यह आया कि महादेव सट्टा ऐप जो है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री ने फिर ये कहा कि उस पर जो है वो अभी भी जो है वो चीज चल रही है और जो बयान दिया गया था केंद्र की तरफ से वो जो है वो गलत बयान है कि बंद किया गया है। अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने इसमें मांग की है कि ये जो बैटिंग ऐप है जाए और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूआरएल इत्यादि पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है जो इसके अवैध कारोबार के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि ऑनलाइन बैटिंग, गेमिंग के माध्यम से अवैध जुआ और सट्टा लगातार पूरे देश, न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश भर में जो है वो किया जाए पर। जी, निश्चित तौर पर, और चूंकि एक आपराधिक घटना को लेकर जरूर मांग है, लेकिन हो सकता है कि राजनीति भी इस पर हो। बहुत शुक्रिया आपका ममता, फिलहाल जानकारी के लिए। और अगली खबर दंतेवाड़ा से है, जहां नक्सलियों के लगाए गए आईईडी के चपेट में जवान आ गए और बैनर पोस्टर हटाने के लिए जैसे जवान यहां पर पहुंचे, विस्फोट हो गया। सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हुए हैं, फौरन अस्पताल में भर्ती करवाए गए। बारसूर थाना क्षेत्र की पूरी घटना, ये बताया गया है कि अब धीरे धीरे स्थिति ठीक हो रही है जवानों की, हालात ठीक हैं, लेकिन उससे पहले घटना के दौरान भी अफरा तफरी मची, चूंकि बैनर पोस्टर जहां दंतेवाड़ा के अलग अलग जगहों पर लगाए गए दहशत फैलाने के मकसद से। और अक्सर आप ये घटनाक्रम देखेंगे जहां जहां बैनर पोस्टर लगे होते हैं, ये नक्सली को बहुत अच्छे से पता होता है कि जवान या कोई ना कोई अधिकारी कर्मचारी यहां पर पहुंचेगा बैनर हटाने के लिए, और इसी के चलते इन्हीं जगहों पर खासतौर पर आईईडी प्लांट किया जाता है। इसी का ये नतीजा कि एक बार फिर से यही क्रम सामने आता है। सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हुए हैं, आईईडी की चपेट में आने के चलते बैनर पोस्टर हटाने ही दंतेवाड़ा के इस क्षेत्र में पहुंचे थे। फौरन अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया और अब ये बताया जा रहा है कि धीरे धीरे स्थिति ठीक हो रही है। ये तस्वीरें आप देखिए उस समय की, जब साथी जवान इन दोनों ही गंभीर रूप से घायल जवानों को अस्पताल में इलाज के लिए लेकर पहुंचे। सीधे आपको दंतेवाड़ा लिए चलेंगे, सहयोगी दिनेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, क्या कुछ हुआ है घटना के दौरान
और स्थिति फिलहाल जवानों की कैसी, इस पर भी अपडेट। जी मैं आपको बता दूं कि 2 से 8 तारीख तक पीएलजीए सप्ताह नक्सली द्वारा मनाया जा रहा है और नक्सली अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए जगह जगह बैनर और पोस्टर लगा रहे हैं। इसी दरमियान साधार के ब्रिज पर नक्सलियों ने बैनर और पोस्टर लगाया था, जिसे निकालने के लिए सीआरपीएफ जवान वहां पहुंची थी। जब सीआरपीएफ जवान वहां बैनर और पोस्टर निकाल रहे थे, उसी दरमियान आईडी ब्लास्ट हो गया, जिससे 2 सीआरपीएफ के जवान घायल हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। अक्सर ये सिलसिला देखते हैं कि दिनेश, का ऐसा होता है कि जहां जहां बैनर पोस्टर हो वहां पर ही नक्सलियों की तरफ से आईडी लगाया गया हो। जी हाँ, नक्सलियों को पता होता है कि ये बैनर और पोस्टर जो हम लगा रहे हैं, इसे निकालने के लिए सुरक्षा बल के जवान वहां जरूर पहुंचेंगे और उनके द्वारा आईडी भी वहां प्लान किया जाता है और इस दरमियान जब बैनर और पोस्टर निकाला जाता है तो आईडी ब्लास्ट हो जाता है, जिससे जवान घायल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका दिनेश पूरी जानकारी के लिए। तो उम्मीद यही करते हैं कि जवान फौरन स्वस्थ हों, जल्द से जल्द स्वस्थ होने की सूचना भी सामने आए। आगे बढ़ते हुए रायपुर से अगली बड़ी जानकारी, जहां कल सभी 90 विधानसभा सीटों में काउंटिंग होनी और काउंटिंग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 टेबल्स का अरेंजमेंट, सभी टेबल पर एक साथ मतगणना होगी। सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती और उसके बाद जो क्रम आप देखेंगे आंकड़ों के अनुसार भी इसे समझिए, चूंकि 1181 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में थे, उनकी भाग्य का फैसला। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में ये लगातार हम आपको बता रहे हैं ईवीएम, जहां स्ट्रांग रूम में 3 लेयर सिक्योरिटी और उसी प्रकार से मतगणना स्थल पर भी सुरक्षा की चौक चौबंद व्यवस्था होगी। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। 3 लेयर सिक्योरिटी, जिसके बीच 14 टेबल्स का अरेंजमेंट, हर टेबल पर एक साथ ही मतगणना शुरू हुई है। तो आपको बताएं कि कल जनादेश, जिसके लिए पूरा छत्तीसगढ़ इंतजार कर रहा है, समूचे प्रदेश में से लेकर हलचल, और इसी प्रकार का ये सिलसिला आप मतगणना स्थलों पर भी देखेंगे, जहां हलचल तेज होती हुई, साथ ही साथ अन्य राजनीतिक दलों में भी हलचल तेज होती हुई, अलग अलग कैंडिडेट्स अपने अपने समर्थकों को वहां पर तैनात करते हैं। उस प्रकार भी हलचल का ये सिलसिला लंबे अरसे से भी आप देख रहे हैं, क्योंकि स्ट्रांग रूम के बाहर सिक्योरिटी के लिए जवानों की मौजूदगी तो थी ही, अलग अलग पार्टियों के एजेंट भी पहुंचे थे। मतगणना को लेकर भी सुरक्षा के तमाम इंतजाम। रायपुर आपको लिए चलेंगे सहयोगी ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ रही हैं। ममता, अगर मतगणना को लेकर सूचना मिली हो आपको, और अगर आप मतगणना स्थल पर हो तो बताइएगा किस प्रकार की सिक्योरिटी, कल के लिए क्या व्यापक इंतजाम? बिल्कुल, देखिए कल तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला होगा और मतगणना स्थल को लेकर अगर हम बात करें तो पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था जो है वो तैनात की गई है सब जगह, सब दूर। और खासतौर पे अगर हम बात करें तो ऐसे इलाके जो है वो बस्तर से लेकर सरगुजा, खासतौर पे अगर हम बात करें तो वहां पर और दूसरे जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर और भी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और हर मतगणना स्थल पर करीबन 14 जो टेबल हैं वो लगाए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी को निर्देश दिए हुए हैं कि तमाम जो नियम है उनका पालन किया जाए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 33 जिला मुख्यालयों में पूरी तैयारियां जो है, ये दावा है कि पूरी कर ली गई हैं। इंस्ट्रक्शंस जारी कर दिए गए हैं, जो प्रेक्षक हैं वो जो है वो नियुक्त कर दिए गए हैं। एजेंट कहां पर रहेंगे इसकी तमाम तैयारियां हैं। मीडिया जो है वो कहां तक जा सकता है, मीडिया हाउस अलग से बनाया गया है, वो वहीं तक रहेगा। स्पीकर के माध्यम से जानकारी जो है वो वहां पर अनाउंसमेंट किया जाएगा और जो सॉफ्टवेयर है पहले उसमें सॉफ्टवेयर में अपडेट होगा, उसके बाद में जानकारी दी जाएगी। यानी कि आप जहां पर भी मौजूद हैं वहां से चूंकि सॉफ्टवेयर से अपडेट कर दिया जाएगा वेबसाइट पे, उसके जरिए भी जानकारी जो है वो दे दी जाएगी। जो प्रत्याशी वहां पर पहुंचेंगे, चूंकि ज्यादातर जो पार्टियों ने अपने जो प्रत्याशी बाहर के उन्हें कहा है कि वो कंट्रोल रूम में ही मौजूद रहें, जो मतगणना स्थल के कंट्रोल रूम में मौजूद रहे, ताकि किसी तरह की कोई भी अगर घालमेल है उसको उन लोगों का कहना है कि दूसरी पार्टी अगर कोई घालमेल करना चाहे या कोई अव्यवस्था हो तो उसको रोका जा सके। तो तमाम जो मंत्री वगैरह हैं वो अपने इलाके में ही रहेंगे, लेकिन सभी जगह जो प्रत्याशी आएंगे वो कहां पर बाइट देंगे, जानकारी देंगे या उनकी जो भी कंप्लेन होगी वो कहां पर होगी, इसको लेकर खासतौर पर व्यवस्था जो है वो की गई है। इसके साथ ही अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अगर ये कहें कि 30 चक्रों में जो
जो मतगणना होगी वो कवर्धा में होगी और मनेंद्रगढ़ में सबसे कम जो है वो मनेंद्रगढ़ और भिलाई में करीबन 12 चक्र में मतगणना होगी पूरी जो 90 विधानसभा जो है उसमें। और 1181 जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने चुनाव लड़ा हुआ है, जिसमें से बीजेपी, कांग्रेस, जोगी कांग्रेस हो, चाहे गोंगका हो, चाहे हमर छत्तीसगढ़ राज पार्टी हो, बसपा हो, निर्दलीय प्रत्याशी है, इसको मिलाकर करीबन 1181 जो प्रत्याशी है उनके भाग्य का फैसला होने वाला है। और मतगणना के दौरान जो है वो अभ्यर्थी किसी भी टेबल पर जाकर मतगणना को देख सकेंगे, जबकि अभ्यर्थी के जो अभिकर्ता है वो सिर्फ निर्धारित है कि एजेंट जो है वो एक जैसे कि मैंने बताया कि उनके लिए अलग से टेबल निर्धारित किया जाएगा, वहीं पर देख पाएंगे। अमूमन क्या होता है कि प्रत्याशी को ये डाउट लगता है तो इसलिए वो सीधे तौर पर जाकर देख ले, अपना डाउट क्लियर कर ले और पारदर्शिता भी बनी रहे, इसलिए उनको ये अलाउ रहेगा। और सभी जो राउंड की समाप्ति पर उनके जो चाहे वो प्रत्याशी हो, चाहे उनके जो एजेंट है, उनकी उपस्थिति में प्रेक्षक की निगरानी में रैंडम आधार पर किसी 2 कंट्रोल यूनिट की जांच की जाएगी, यानी कि उन्हें कोई डाउट न रहे इसको लेकर कि भाई ये जो नतीजे आए हैं पहले राउंड में इतना आया, तो रैंडम जांच भी वहां पर की जाएगी। जी चलिए, अच्छी खासी व्यवस्था यानी कि की गई है। कहीं कोई संशय की स्थिति होती है तो वहीं पे त्वरित निराकरण की व्यवस्था भी है। बहुत शुक्रिया आपको ममता, फिलहाल ये जानकारी साझा करने के लिए। तो ये सहयोगी हमारी ममता जो ये बता रही हैं कि कल के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई और निश्चित तौर पर कहीं भी कोई भी संशय की स्थिति अगर आती है तो जांच के लिए फौरन अधिकारी कर्मचारी यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के लिहाज से एक और बड़ी जानकारी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दौरे पर आ रहे हैं। 3 दिसंबर यानी कि मतगणना वाले दिन रायपुर आएंगे उपराष्ट्रपति। हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जहां के छात्रों और शिक्षकों से मुलाकात वो करेंगे। छत्तीसगढ़ के राजभवन का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। पहली बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं उपराष्ट्रपति, खासतौर पर उस दिन में जब मतगणना होनी है। हालांकि ये एक अलग पहलू, एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उपराष्ट्रपति छत्तीसगढ़ की धरा पर। बड़ी बात यह है कि राजभवन का दौरा करने का भी कार्यक्रम लगभग तय ही माना जा रहा है। रायपुर में पहुंचकर हिदायतुल्लाह लॉ यूनिवर्सिटी में सबसे पहले पहुंचेंगे, छात्रों शिक्षकों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद राजभवन भी वो जा सकते हैं। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ में पहुंचेंगे तो पूरी भव्यता के साथ स्वागत उपराष्ट्रपति का यहां पर होगा। अब ये तस्वीरें कल स्पष्ट हो पाएंगी कि कल क्या कुछ होता है उनके स्वागत में। दूसरी तरफ हलचल मतगणना को लेकर भी कल रहेगी। बड़ा दिन छत्तीसगढ़ के लिहाज से, एक तरफ चुनाव को लेकर भी और दूसरी तरफ पहली बार उपराष्ट्रपति का छत्तीसगढ़ आना हो रहा है। राजधानी रायपुर से भी अगली खबर, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव रायपुर आ रहे हैं। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात और उसके बाद दोपहर करीब 12 से 4 बजे तक कार्यकर्ताओं से मुलाकात का जो क्रम है वो चलता रहेगा। अलग अलग जिलों के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे अरुण साव। मतगणना को लेकर चर्चा कर सकते हैं, अपने स्तर पर रणनीति बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो सकता है कि मतगणना में तैनाती को लेकर बातचीत हो और आगे की संभावनाओं पर भी चर्चा हो। अलग अलग क्षेत्र के कार्यकर्ता एक साथ पहुंचेंगे। रायपुर दौरे पर जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव पहुंचे, उनका स्वागत भी भव्यता के साथ और उसके बाद कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात का सिलसिला दोपहर 12 बजे से जो शुरू होगा, शाम 4 बजे तक चलेगा। तो अलग अलग पार्टियां अपने अपने स्तर पर रणनीति तैयार करती हुई मतगणना को लेकर भी एन दिन पर क्या कुछ होना है और उसके बाद संभावनाओं को लेकर भी हो सकता है कि बातचीत अलग अलग जिलों के कार्यकर्ताओं से अरुण साव करें। रायपुर के दौरे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज तमाम बड़े नेता बीजेपी के लिहाज से जो रणनीति तैयार करने के लिए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। और अगली खबर दुर्ग से है, जहां फांसी लगाकर युवक ने आत्महत्या की है। तांदुला नदी के ब्रिज पर फांसी लगाई। सुसाइड के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए। ये पुलिस की जांच का विषय, अभी भी परिजनों से पूछताछ की कोशिश की जा रही है, पता लग सके जैसे कि किस वजह से ये गंभीर घटना सामने आई है। सुसाइड के कारणों की जांच जारी। विनायकपुर का रहने वाला ये व्यक्ति ललित पटेल, जिसका नाम बताया जा रहा है, सुसाइड किस वजह से की है ये अभी भी साफ नहीं। आत्महत्या की है फांसी लगाकर, युवक ने जान दे दी। आसपास जैसे ही लोगों ने इस चीज को देखा तो फौरन पुलिस ने सूचित किया। दुर्ग की ये जानकारी, तस्वीरें विचलित कर देने वाली। तांदुला नदी के ब्रिज पर इस व्यक्ति ने फांसी लगाई।
और गोरेला पिंडरा मरवाही जिले में उत्तर प्रदेश के 2 गैंगस्टर्स गिरफ्तार हुए हैं, जिनके बारे में आशंका है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जाकर कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। गोरेला पुलिस और आबकारी विभाग ने पीपर खूंटी में चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल को संदिग्ध पाते हुए रुकवा गया और तलाशी ली गई तो इसमें से 2 लोगों के पास एक देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस और एक वॉकी टॉकी का सेट मिला। इस पर पुलिस ने तत्काल घेराबंदी की, दोनों आरोपी को गिरफ्तार किया और पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो रायपुर कट्टा कारतूस बेचने के लिए जा रहे थे। पकड़े गए एक आरोपी की तरफ से उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी का होना बताया जा रहा है, दूसरा आरोपी प्रयागराज जिले का रहने वाला है। जिला जीपीएम में थाना गोरेला के अंतर्गत पीपरखुटी गांव के आसपास जब आबकारी विभाग की चेकिंग की जा रही थी तो वहां पे एक मोटरसाइकिल में 2 व्यक्तियों की जो गतिविधि है वो संदिग्ध लगी। उनसे पूछताछ करने पे और उनसे जानकारी मांगने पे लगा कि ये कुछ आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। फिर उनकी जब सघन चेकिंग की गई और उनकी बैग की तलाशी की गई तो उसमें आपत्तिजनक सामान जैसे कि देसी कट्टा, 4 नग कारतूस, एक बटनदार चाकू, 2 वॉकी टॉकी और जो टीवीएस अपाचे व्हीकल जो यूज कर रहे थे वो भी चोरी की पाई गई। अगली खबर अंबिकापुर से, जहां तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को टक्कर मारी। हादसे में स्कूटी सवार बुरी तरह से घायल हुआ है और उसका वीडियो भी सामने आ चुका है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें खासा वायरल हो रही हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के महामाया रोड का ये पूरा मामला, जानकारी पुलिस की तरफ से जुटाई जा रही है। तस्वीरें तक आपको दिखा देते हैं। ये अंबिकापुर का दृश्य, भीषण सड़क दुर्घटना हुई है। सिलसिलेवार को क्रम दिखाएंगे किस प्रकार से यहाँ पर तेज रफ्तार में गाड़ी आती है, स्कूटी को टक्कर मारती है और ये व्यक्ति जो घायल था, लोग फौरन उसे देखने के लिए पहुंचे। उसके बाद अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। ये दृश्य देखिए, बहुत ही तेज रफ्तार में आगे से कार आई और भीषण टक्कर स्कूटी सवार को मारी। के सामने किया। अगली खबर भी अंबिकापुर से है, जहां आरोपी पति गिरफ्तार हो चुका है। पत्नी को इस पति ने मौत के घाट उतारा और खाना बनाने की बात को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ। डंडे से पीट कर पत्नी की हत्या कर दी गई। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बतौली थाना क्षेत्र के बासा झाल मांझा पारा का ये पूरा मामला है। अंबिकापुर में आपराधिक घटना, बड़ी वारदात, गुमराह करने की कोशिश भी पति की तरफ से की जा रही थी, लेकिन पत्नी को मौत के घाट उतारा। उसके बाद गुमराह पुलिस को कर रहा था, लेकिन पुलिस को भी बड़ी सफलता मिली है। सघन चेकिंग और सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बलरामपुर से आगे खबर, जहां नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार हुआ है। विद्युत विभाग में नौकरी लगाने का झांसा दिया जा रहा था। अलग अलग किस्तों में 3 लाख रुपए भी ऐंठ चुका था। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने फौरन कार्रवाई की, आरोपी को जेल भेजा गया। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। एक और आपराधिक ऐसी घटना जिससे सावधान रहने की जरूरत है। अगर सरकारी नौकरी लगाने का कोई झांसा दे रहा हो और पैसों की मांग कर रहा हो, कोई भी नौकरी लगाने का झांसा दे रहा हो और पैसों की मांग की जा रही है, तो आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है कि ये ठगी का एक नया तरीका है। विद्युत विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर 3 लाख रुपए ठग लिए गए। अगली खबर राजनांदगांव से, जहां आयुष्मान कार्ड से इलाज के बाद पैसे वसूले गए। मरीज से पैसे लिए गए हैं। शहर में निजी अस्पतालों की मनमानी लगातार चल रही है और मनमानी रोकने में स्वास्थ्य विभाग भी नाकाम है। मामला शहर के कृष्णा अस्पताल का। आयुष्मान कार्ड लेकर मरीज पहुंचता है। आयुष्मान कार्ड, इसके जरिए निःशुल्क इलाज होता है, लेकिन इसके बावजूद निजी अस्पताल पैसे वसूलते हुए नजर आए। इस मरीज से भी पैसे लिए गए। और अब देखिए छत्तीसगढ़ टॉप 20। 3 दिसंबर को उपराष्ट्रपति